1962 की लड़ाई। चाइना ने हमारे पर एक दिन में तो अटैक नहीं किया। चाइना जिनकी बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था। चाइना मौके की तलाश में था कि भारत जैसा बड़ा देश है, उसका जमीन का कुछ हिस्सा लेना है, तो इसके वीक पॉइंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इसकी कमजोरी है, सारी बातों को समझते हुए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हुए चाइना ने हमारे पर 1962 में अटैक किया था। जब भारत देश आजाद हुआ था ना, तो भारत की सेना 4 लाख के आसपास हुआ करती थी। और जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री बनते पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम देखो डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, शांति प्रिय देश है, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो हम सेना को कम करते हैं। हमारा रक्षा बजट बहुत ज्यादा है और हम 50% कटौती करेंगे सेना में, तो हमारे 4 लाख की जो सेना है हम उसको 2 लाख की करेंगे। 2 लाख की सेना को कम किया जाएगा, 2 लाख की सेना रखी जाएगी, 50% बजट में कटौती करके विकास या डेवलपमेंट किया जाएगा, देश को आगे बढ़ाया जाएगा। और उनकी नीति शांति प्रिय है ना। उन्होंने कहा कि हम ना ही रूस के पाले में जाएंगे और ना ही अमेरिका के पाले में जाएंगे, हम एक तीसरा गुट बनाएंगे, शांति प्रिय देश है, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो कोई हमारे ऊपर अटैक क्यों करेगा। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नेहरू जी को ऐसी बात नहीं है, नेहरू जी मान जाओ, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन कोई और तो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो जब कोई और हमारे ऊपर अटैक करेगा तो तब हम अपने आप को डिफेंस कैसे करेंगे। नेहरू जी ने कहा कि जब होगा तब देखा जाएगा। उसके बाद में आपको पता है कि 1950 का समय आता है, हमारी सेना में धीरे धीरे कटौती की जा रही है। 1950 में आपको पता है कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया और चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक करके तिब्बत को निगल लिया। इस ड्रैगन ने पूरे के पूरे तिब्बत को निगल लिया और दलाई लामा को वहां से बाहर निकाल फेंका। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखो नेहरू जी, जिस बात का डर था वही हो गया, चाइना ने पूरे के पूरे तिब्बत को निगल लिया, वो हमारे ऊपर अटैक करने में एक बार भी संकोच नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे सेना को बढ़ाया गया और 1951-52 के आसपास हमारे पास लगभग 5 लाख के आसपास सेना का जखीरा खड़ा हुआ था। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था 1950 में, तिब्बत को हड़पा था, उस टाइम से ही चाइना ने इस एरिया में भी अतिक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। ये जो अक्साई वाला चाइना है, जो 1962 में चाइना हमसे जीत जाएगा, इस एरिया में चाइना ने धीरे धीरे अतिक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, यहां पर पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे थोड़े थोड़े एरिया को कवर करना स्टार्ट कर दिया। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है, इस वक्त हमारे पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रक्षा क्षेत्र को लेकर बहुत ही ज्यादा वीक थी। उस टाइम पे सारा का सारा ध्यान डेवलपमेंट पे था। नेहरू जी ने सारा का सारा ध्यान डेवलपमेंट पे दे दिया, विकास पे दे दिया, तो बाकी का सेक्टर छूट गया। भाई जब आप सारा का सारा टाइम एक सब्जेक्ट को दे दोगे, सारे दिन मैथ पढ़ रहे हो, तो जीके कमजोर हो जाएगा, इंग्लिश कमजोर हो जाएगा, रीजनिंग कमजोर हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना चाहिए ना। तो इन्होंने विकास के ऊपर तो ध्यान दिया, लेकिन रक्षा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सेना के लिए कोई ज्यादा हथियार नहीं है, ज्यादा सेना भी नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि जब धीरे धीरे यह पता चला कि चाइना धीरे धीरे इस एरिया में अतिक्रमण कर रहा है, तो फिर एक समझौता किया नेहरू जी ने चाइना के साथ, जिसको हम पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1954 में। और इसी समझौते के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया था। इस समझौते के 5 महत्वपूर्ण बिंदु कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, पड़ोसी देश है, शांति बनाए रखेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति आक्रामक भी नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर एग्रेसिव या आक्रामकता नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा संप्रभुता और एकता का ध्यान रखना है, संप्रभुता अखंडता बनी रहे दोनों देशों की। इसके अलावा मेन पॉइंट था कि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। यूरोप से हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, भारत भी पीछे है, चीन भी पीछे है, दोनों विकासशील देश है, तो हम चाहेंगे कि हम दोनों व्यापार के साथ आगे बढ़े, दोनों ही देशों को लाभ होगा। तो ये 5 बिंदु मिलाकर पंचशील समझौता कहा जाता है, जो नेहरू जी ने चाइना के साथ किया था 1954 में। और इसी टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि 1962 में मौका देखकर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो हमारी सेना हुआ करती थी इस एरिया में 10,000 और चाइना की सेना है 80,000। एक तरफ 10,000 की सेना है, एक तरफ 80,000 की सेना है, दोनों में भीषण युद्ध होता है और हमारी सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी। अक्टूबर 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। कारण क्या है, हारने का कारण क्या है, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास अच्छी सेना नहीं है, हमें संभलने का मौका नहीं मिला, रणनीति बनाने का मौका नहीं मिला। तो हथियार नहीं अच्छे हैं, एडवांस हथियार नहीं है, अच्छे हथियार नहीं है, सेना की भी बहुत ज्यादा कमी है, संभलने का मौका नहीं मिला। हमने सोचा नहीं था कि चाइना कभी हमारे पर अटैक भी कर देगा। अभी थोड़े दिन पहले तो पंचशील समझौता हुआ था और स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है हमारे पास। उस टाइम पे हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी दिखाई और जितने 5 चीनी सैनिकों को नमेड़ सकते थे सबको मौत के घाट उतारा। लेकिन फिर सेना धीरे धीरे कम पड़ती गई, एक तरफ 80,000, एक तरफ 10,000 की सेना लड़ रही है।
जब सेना बहुत ज्यादा कम पड़ती गई बच्चों, तो हमारे सैनिकों ने अपने शरीर के ऊपर बॉम्ब बांधना स्टार्ट किया और चाइना के टैंक उस तरफ से आते थे, उनके आगे कूद कूद के चाइना के टैंकों को उड़ाया है। बहुत शहादत दी है कि भाई ये टैंक भारत की जमीन में ना जा पाए। हमारे सैनिकों ने अपने शरीर से बॉम्ब बांध बांध के टैंकों के आगे कूदे हैं और अपनी शहादत दी, अपने आप को शहीद किया है देश की इस जमीन को बचाने के लिए, जिसको कभी नेहरू जी ने बंजर जमीन बोलेंगे आगे जाके नेहरू जी संसद भवन के अंदर। उसके बाद में सरकार ने गुहार लगाया कि भाई हर घर से एक फौजी चाहिए, हर घर से एक फौजी चाहिए, देश को जरूरत है आपकी। तो बहुत सारे लोग उस वक्त आर्मी में भर्ती होने गए भी और 6-6 महीने की ट्रेनिंग देकर इनको बॉर्डर पर भेज दिया गया। उस समय जरूरत थी और बहुत सारे लोग नहीं भी गए, और उसके जिम्मेदार वो लोग नहीं है जो नहीं गए, उसके जिम्मेदार उनके माँ बाप है, हमारी पुरानी सोच है। उस वक्त तो जब हमारे दादाजी और परदादाजी हुआ करते थे ना, उनके माइंड में एक ही चीज थी, आर्मी में जाने का मतलब है मौत, आर्मी में जाएगा तो मरेगा बेटा, लाश ही आएगी इसकी। तो बहुत सारे दादाओं ने परदादाओं ने अपने बच्चों को या पोतों को नहीं जाने दिया कि जाएगा तो मरेगा। इस वक्त अलग चस्का है, बेरोजगारी भी ज्यादा है और आर्मी में जाना एक रुतबा है, चस्का है, जोश है, उमंग है, जज्बा है। उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। आज तो हम शौक से जाना चाहते हैं आर्मी में, उस वक्त आर्मी में जाने का मतलब था मौत। तो उस वक्त हमारे पुरखों ने यही कहा कि भाई आर्मी में जाएगा तो बेटा मर जाएगा, यहीं पर खेतीबाड़ी कर ले और यहीं पर रह ले, जिंदा तो रहेगा कम से कम। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि हमारा 43,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चाइना ले जा चुका है, जिसको अक्साई चाइना कहते हैं। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ले गया। 3,250 से भी ज्यादा सैनिकों की भारत में शहीद में मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं 3,000 से भी ज्यादा सैनिक। उसके बाद में संसद में बहस छिड़ना स्वाभाविक है। सबने नेहरू जी को घेर लिया कि नेहरू जी आपकी नीतियां बहुत ही ढीली है, बहुत ही खराब नीतियां हैं, आपने रक्षा क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया, आपकी वजह से चाइना हमारा इतना बड़ा एरिया ले गया। तो संसद में बहस छिड़ गई और इसी टाइम पे नेहरू जी ने यह कह दिया कि ये जो अक्साई चाइना की जमीन है ना, ये बंजर जमीन है, वहां पर घास का तिनका भी नहीं उगता है, वहां पर तो बरसात भी नहीं होती है, पूरा पहाड़ी इलाका है। तो वह चला भी गया तो क्या बात हो गई। उसी टाइम पे कांग्रेस के एक सीनियर नेता हुआ करते थे महावीर त्यागी। अब महावीर त्यागी थोड़े गंजे थे, उनकी खोपड़ी में बाल नहीं थे। महावीर त्यागी ने अपनी टोपी निकाली और नेहरू जी के सामने सर करके बोले कि नेहरू जी देखो मेरी खोपड़ी को, इसमें भी एक भी बाल नहीं है, क्या इस खोपड़ी को काट के चाइना को दे दूं क्या मैं? अगर वो बंजर जमीन है, घास का तिनका नहीं उगता, फिर भी वो हमारी मातृभूमि है, हम उसको नहीं दे सकते हैं। आज के टाइम पे आप ये बोलोगे कि भाई जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, तो क्या रेगिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दें हम? हमारी मातृभूमि है, एक एक कण एक एक मिट्टी को हमने अपने खून से सींचा है, तो ये गलत बात है। तो महावीर त्यागी थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई बंजर जमीन बोलने का क्या मतलब है, एरिया चला गया इसका क्या मतलब है। मातृभूमि का हर एक एरिया हमारा खुद का है, हमारे पुरखों ने, हमने इसको खून से सींचा है। उसके बाद में जब संसद में डेली बहस छिड़ने लगी, उसके बाद में नेहरू जी ने यह कहा कि भाई देखो देखो, पहले हमारे केवल प्रश्नकाल चलता था। मैंने पॉलिटी में पढ़ा है आप लोगों को, एक प्रश्नकाल होता है, एक शून्यकाल होता है। पहले केवल प्रश्नकाल हुआ करता था और प्रश्नकाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उनकी जवाब देने पड़ता है गवर्नमेंट को। उसके बाद में शून्यकाल बनाया गया। शून्यकाल पहले नहीं हुआ करता था, शून्यकाल 1962 में बनाया गया है नेहरू जी के द्वारा। तो प्रश्नकाल में तो बहस हो जाती है, शून्यकाल में बहस नहीं होती है। प्रश्नकाल का मतलब संसद की कार्रवाई का प्रथम घंटा, पहला घंटा जिसमें बहसबाजी होती है, और संसद की कार्रवाई का जस्ट दूसरा घंटा जिसको शून्यकाल कहते हैं। तो शून्यकाल बनवाया नेहरू जी ने और ये कहा कि भाई पहले घंटे तो चाहे तुम मुझे गाड़ी काट लो, कुछ भी कह लो, लेकिन क्या हम इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं, देश को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो 1962 में नेहरू जी ने ही शून्यकाल को चालू करवाया था भारत देश के अंदर। उस तक हमारे पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, कोई बड़ी इंटेलिजेंस या खुफिया एजेंसी नहीं है जो इस बात की चर्चा करे। उसके बाद में पाकिस्तान ने मौका देखा भाई। अच्छा, ये बात है 1965 के आसपास की। 1962 की लड़ाई हो गई, आपातकाल अभी लगा हुआ है और 1965 में पाकिस्तान ने मौका देखेगा कि चलो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार लेते हैं, हम भी हाथ साफ कर लेते हैं, हारा हुआ देश है भारत, अटैक कर लेंगे और एरिया को जीत लेंगे। पाकिस्तान ने सबसे पहले तो 1965 में, आपने देखा होगा 1965 में कि एक एरिया है हमारे पास, ये जो गुजरात वाला एरिया है, ये वाला जो गुजरात का एरिया है जिसको कच्छ का रण कहते हैं भाई, है ना, कच्छ का रण, इसको चाइना ने क्लेम, पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये जो रण ऑफ कच्छ है ये हमारा है 1965 में। और पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चला दिया, है ना, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत 1965 में चाइना ने इस एरिया पर अटैक कर दिया, सॉरी पाकिस्तान ने इस एरिया पर अटैक कर दिया और थोड़ा सा एरिया उसने ले भी लिया। हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान भी अटैक कर देगा। उसके बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बीच में आता है और समझौता करवाता है, फिर भी पाकिस्तान नहीं माना और उसने 1965 में बड़ा अटैक कर दिया। फिर अगस्त के महीने में जाकर,
अगस्त के महीने में जाकर पाकिस्तान ने बड़ा अटैक किया और इसका नाम रखा ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने 1962 में स्टार्ट किया। भारत के ऊपर चारों तरफ से अटैक किया, बंगाल की साइड से भी अटैक किया, जम्मू कश्मीर में अटैक किया, पंजाब में अटैक किया, पाकिस्तान में अटैक किया और गुजरात पर अटैक किया। इसको हम ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। और हमारी सेना बहुत बहादुरी से लड़ी और हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। हमारी सेना कहां पहुंच गई थी? लाहौर तक पहुंच गई थी। उसके बाद में आपको पता है कि युद्ध विराम हो जाता है और फिर ताशकंद समझौता होता है। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी। अच्छा, शास्त्री जी ने नेतृत्व बहुत ज्यादा बढ़िया किया कंपैरिजन टू प्रधानमंत्री नेहरू के टाइम पे। नेहरू जी की रक्षा की नीतियां थोड़ी कमजोर थी, शास्त्री जी की रक्षा नीतियां थोड़ी एडवांस है। वो जानते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भी आगे होना जरूरी है। तो लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई और ताशकंद समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के अंदर यह कहा गया कि भाई लड़ाई से पहले, आक्रमण से पहले जिस देश की सेना जहां जहां पर थी वहीं पर वापस लौट जाए। मतलब भारत की सेना वापस अपने क्षेत्र में आ जाए और पाकिस्तान की सेना वापस अपने क्षेत्र में चली जाए। ये 10 जनवरी 1966 की बात है। और इस बात को फिर शास्त्री जी ने जब देखा कि यार मैं देशवासियों को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं क्या समझौता करके जा रहा हूं, जीती हुई जमीन को मैं लौटा के जा रहा हूं वापस से, तो उनको 11 तारीख को हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 11 जनवरी 1966 को उनको हार्ट अटैक आ गया और कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो बावर्ची था उन्होंने खाने में कुछ मिला दिया था। इसके बाद हमारी आंख खुली है और इसके बाद हमने 1 दिसंबर 1965 को मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनानी पड़ेगी। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना होती है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है इस एरिया को प्रोटेक्ट करना। और 1968 के अंदर भारत में रॉ की स्थापना होती है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना होती है। तो एक दिन की लड़ाई नहीं है। 1962 की लड़ाई के अंदर आपको समझना चाहिए कि चाइना ने पूरी देखरेख की है, कौन सा पॉइंट वीक है, भारत की नीतियां कैसी है, भारत का रक्षा बजट क्या है, भारत के सैनिक लड़ने में कैसे है और उनके पास हथियार है भी या नहीं, भारत की रणनीति क्या है, इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर 1962 में चाइना इस एरिया को जीत गया था। कौन से एरिया को? अक्साई चाइना वाले एरिया।